वो आ रही है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसका नाम सुनकर ही चारों तरफ रेत ही रेत महसूस होने लगती है। जिसने कभी राजस्थान नहीं देखा, उसकी नज़र में राजस्थान एक बंजर भूमि के अलावा कुछ नहीं। वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में राजस्थान का एक हिस्सा ही रेतीला है और एक बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजस्थान का जो हिस्सा रेतीला है वह भी बेशक बहुत उपजाऊ ना हो, परंतु इस रेतीले टीलों ने बहुत सारे शूरवीर पैदा किए हैं और इन्हीं शूरवीरों के माध्यम से इतिहास में अपना बहुत बड़ा स्थान बनाया है। राजस्थान के इन रेतीले टीलों के बीच बहुत सारे ऐसे भूभाग हैं जहां पानी भी मिल जाता है और हरियाली भी। ऐसे ही अनेक भूभागों में हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष निवास करते हैं। राजस्थान जो बहुतों के लिए बेकार बंजर जमीन है, वही इसके निवासियों के लिए गौरव करने लायक पुरखों की जमीन। इसी जमीन के लिए यह राजपूत जान भी दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। राजस्थान में सिर्फ राजपूत ही नहीं रहते, बल्कि यहाँ बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं, परंतु वर्तमान गाथा राजपूतों के शौर्य एवं बलिदान से संबंधित है, इसलिए यहाँ राजपूतों का जिक्र ही महत्वपूर्ण है। रेत के इन टीलों पर बहुत सारी गाथाएं बिखरी पड़ी हैं, जिनमें से कई गाथाएं आज भी अधूरी हैं। ऐसी ही एक अधूरी गाथा राणा वीरेंद्र सिंह की है। रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसी जगह जहाँ पानी और हरियाली दोनों देखी जा सकती हैं, और इसी जगह पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव गुमटी गांव बसा हुआ है, एक बहुत ही छोटी सी पहाड़ी की छाया में। और इसी पहाड़ी के ऊपर बना है देवी का मंदिर। मंदिर के सामने खड़े होकर चारों तरफ देखा जाए तो दिखाई देती है रेत ही रेत और आंखों में चुभती हुई तेज धूप। और मंदिर के पीछे की तरफ एक झोपड़ी जिसमें एक बूढ़ा आदमी रहता है। गुमटी गांव से एक रास्ता सीधे राजधानी की तरफ जाता है, परंतु राजधानी इतनी दूर है कि गांव वासियों के लिए उसकी उपयोगिता नगण्य है। गुमटी के निवासियों का जीवन गुमटी और उसके आसपास की रेत में ही बीतता है। यह रेगिस्तानी गांव अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर है, इसीलिए आसपास के गांव से किसी का आना अथवा गुमटी के लोगों का किसी नजदीकी गांव में जाना सामान्य बात है। परंतु राजधानी की तरफ जाने वाली सड़क हमेशा से सुनसान रही है। किस अनेक याद नहीं आखिरी बार कब राजधानी से कोई यात्री आया था अथवा गांव के किसी व्यक्ति ने राजधानी की यात्रा की थी। रेगिस्तान की दोपहर की चिलचिलाती धूप के कारण सभी काम धंधे बंद हो जाते हैं और लोग खाने के पश्चात सूरज ढलने तक सुस्ताने के अलावा कुछ और करना पसंद नहीं करते। ऐसे ही एक दोपहर के खाने के बाद सुस्ताने के लिए जब कुछ नौजवान मंदिर की सीढ़ियों पर इकट्ठा हुए, तब उनको गांव की तरफ आती हुई एक ऊंट गाड़ी दिखाई दी। ऊंट गाड़ी राजधानी की तरफ से आ रही थी, इसीलिए सबके लिए कौतूहल का कारण थी। एक तो ऊंट गाड़ी और उस पर लंबा सफर, और वह भी चिलचिलाती धूप में। ऊंट गाड़ी को गांव आते आते शाम हो गई और ऊंट गाड़ी में सवारी के रूप में मौजूद एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी जब बुजुर्ग की ऊंट गाड़ी गांव में दाखिल हुए, तब सूरज अपने घर लौटने की तैयारी कर चुका था। बस अंधेरा होने ही वाला था। बुजुर्ग की ऊंट गाड़ी को हाँकने के लिए एक नौजवान और एक महिला भी थी। सबने रात्रि यात्रा सुरक्षित नहीं जानकर रात वहीं गुजारने का फैसला किया और कुएं के नजदीक ही खाना बनाने और सोने की तैयारी शुरू कर दी। जिस वक्त नौजवान, महिला और पुरुष रात्रि निवास की व्यवस्था कर रहे थे, ठीक उसी वक्त बुजुर्ग अपनी लाठी का सहारा लेकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। पर बैठे गांव के एक नौजवान ने बुजुर्ग को सहारा देकर मंदिर तक पहुंचाया, जहां पर बुजुर्ग ने मंदिर के भगवान की आराधना की और उसके बाद मंदिर के पीछे की तरफ चल दिए। जिस नौजवान ने बुजुर्ग को सहारा दिया था, वह इंतजार कर रहा था ताकि बुजुर्ग को सहारा दे सके। रेत के इन टीलों पर बहुत सारी गाथाएं बिखरी पड़ी हैं। सहारा देकर सीढ़ियों से नीचे भी पहुंचा सके, परंतु बुजुर्ग तो मंदिर के पीछे की तरफ चल लिए, लिहाजा नौजवान भी उनके पीछे लपका। बुजुर्ग और नौजवान दोनों मंदिर के पीछे बनी झोपड़ी के छोटे से दरवाजे पर एक साथ ही पहुंचे। बुजुर्ग ने अपनी छोटी छोटी आंखें गड़ाकर झोपड़ी में चारों तरफ देखा तो एक कोने में एक बुजुर्ग से भी बुढ़ा व्यक्ति उनकी तरफ ही देख रहा था। दोनों की आंखें मिली और आने वाले बुजुर्ग ने झोपड़ी वाले बुजुर्ग से कहा, वो आ रही है। झोपड़ी वाले बुजुर्ग का दुबला पतला शरीर जोर से कांपा और उनकी आंखें खौफ से फैल गईं। ऊंट गाड़ी वाला बुजुर्ग कुछ देर झोपड़ी ले बुजुर्ग से बोलने की प्रतीक्षा करता रहा, परंतु शायद झोपड़ी वाले बुजुर्ग के होश खौफ के कारण कायम नहीं रह सके और वह कुछ नहीं बोल पाया।
कुछ देर इंतजार के बाद बुजुर्ग लौट पड़े अपने ठिकाने की तरफ, और नौजवान आश्चर्य से कभी सीढ़ियां उतारते बुजुर्ग को देख रहा था और कभी झोपड़ी वाले बुजुर्ग को। नौजवान ने जो सुना जल्दी ही पूरे गांव में फैल गया और सभी जानना चाहते थे कि कौन आ रही है, परंतु सबको एहसास हो चुका था कि जो आ रही है वह अपने साथ खौफ की आंधी भी लाएगी। बहुत पुरानी बात है, परंतु इतनी पुरानी भी नहीं कि भुला दी जाए। यादों की टोकरी हिलाने पर कुछ झलक आज भी दिखाई देती है, और वह हल्की सी झलक ही चेहरे की रौनक को सफेदी में बदल सकने में समर्थ है। शायद ऐसा कोई जीवित नहीं जो उसके बारे में पूरी कहानी बता सके, परंतु ऐसे कई हैं जो उसकी जिंदगी के कुछ टुकड़े सुना सके। शायद टुकड़ों में बिखरी जिंदगी से ही कुछ कहानी बन सके। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वही बुजुर्ग जो मंदिर के पीछे वाली झोपड़ी में रहते हैं, जिसका नाम शायद मनोहर है। पक्का नहीं पता, क्योंकि किसी को उनका नाम लेकर बुलाते कभी नहीं सुना। सभी उनको दादा कहते हैं। दादा की उम्र शायद 130 वर्ष है या उससे भी अधिक है। कुछ लोग कहते हैं कि दादा ने उसे देखा है, परंतु दादा ने कभी इसका जिक्र किसी से नहीं किया। दादा के सामने किसी ने उसकी बात की तो दादा चुप हो गए। दादा कुछ नहीं बोले, बस एकटक पूछने वाले का चेहरा देखते रहे, जैसे किसी खौफ ने उनका मुंह बंद कर दिया हो। रात भर गांव का माहौल तनावपूर्ण रहा, और अगली सुबह जब नवयुवक पुरुष और महिला आगे की यात्रा की तैयारी में व्यस्त थे, उस वक्त बुजुर्ग बार बार मंदिर की तरफ देख रहे थे। शायद उनको झोपड़ी वाले बुजुर्ग से कुछ उम्मीदें थीं, और गांव वाले बुजुर्ग को देख रहे थे। आखिर चलने का वक्त आ गया, और बुजुर्ग ने आखिरी बार मंदिर की सीढ़ियों की तरफ देखा और फिर ऊंट गाड़ी में जा बैठा। अभी ऊंट गाड़ी चली ही थी कि नवयुवक ने ऊंट गाड़ी रोक दी। झोपड़ी वाला बुजुर्ग मंदिर की सीढ़ियां उतर रहा था। मनोहर यानी कि झोपड़ी वाले बुजुर्ग को पिछले कई सालों से किसी ने मंदिर से नीचे आते नहीं देखा था, इसीलिए उत्सुकतावश लगभग पूरा गांव ही उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गया। मनोहर को देखकर बुजुर्ग भी ऊंट गाड़ी से नीचे उतर आया। मनोहर, वो आ रही है। बुजुर्ग, हाँ वो आ रही है। मनोहर, क्या वो जाग गई है? बुजुर्ग, नहीं, उसे जल्दी ही जगाया जाएगा। मनोहर, उसे कौन जगाएगा बुजुर्ग? राजा साहब के आदेश पर उसे जगाया जाएगा। मनोहर, परंतु वो भयानक अपराधी है। बुजुर्ग, हाँ वो है। मनोहर, फिर राजा साहब उसे क्यों जगा रहे हैं? बुजुर्ग, वक्त बदल गया है, अब वो अपराधी नहीं, एक भोली भाली महिला है, जिसे सालों से बंदी बनाकर उस पर अत्याचार किया जा रहा है। मनोहर, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या राजा साहब ने उसके अपराधों की लिस्ट नहीं देखी? बुजुर्ग, राजा साहब को लिस्ट दिखाई गई थी, परंतु मानवता के आधार पर उस रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया गया। मनोहर, उस पर मानवता के नियम कैसे लागू किए जा सकते हैं? बुजुर्ग, राजा साहब आदेश दे चुके हैं। मनोहर, अब वो जागेगी तो उसके साथ वो भी तो जागेगा। बुजुर्ग, हाँ वो भी जागेगा। मनोहर, तो फिर वो भी आएगा। बुजुर्ग, नहीं, वो नहीं आ पाएगा। मनोहर, क्यों? बुजुर्ग, उसे राजा साहब नहीं आने देंगे। मनोहर, क्यों? क्या उसे मानवता के आधार पर रिहा नहीं किया जाएगा? बुजुर्ग, नहीं, वो भयानक अपराधी है और उसे कड़ी सुरक्षा में रखा जाए, ऐसा आदेश दिया गया है। मनोहर, परंतु वो तो हीरो है। बुजुर्ग, हाँ वो हीरो था, परंतु बदले वक्त में वो एक अपराधी है, जिसने एक भोली भाली महिला को तकरीबन 100 सालों तक कैदी बनाकर रखा। मनोहर, तो हम दोनों क्या हैं? बुजुर्ग, हम दोनों ने उसे कैदी बनाने में सहयोग दिया, इसलिए हम भी अपराधी हैं, और जल्दी ही हमको भी उसके साथ कैद कर दिया जाएगा। मनोहर, क्या इसीलिए तुम राजधानी छोड़ आए हो? बुजुर्ग, नहीं, हमारा वक्त गुजर चुका है। जब वो आएगी तब उससे लड़ने का काम हम नहीं कर सकते, इसीलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम आज़ाद रहें या जेल में। मैं सिर्फ संदेश लेकर जा रहा हूँ, ताकि सभी गांव सावधान हो जाए और अपना बचाव कर सके। मनोहर, तो क्या तुम वापस आओगे? बुजुर्ग, नहीं, मैं रेगिस्तान के आखिर तक संदेश लेकर जाऊंगा और उसके बाद रेगिस्तान पार करके वहीं बस जाऊंगा। मनोहर, जब वो आएगी तब क्या तुम लड़ने नहीं आओगे? बुजुर्ग, नहीं, हम गुजरा वक्त है। मनोहर, मुझे क्या करने को कहते हो? बुजुर्ग, अपनी खामोशी तोड़ो, गांव वालों को सावधान करो और फिर यात्रा आरंभ करो। अगले गांव की यात्रा करो और यात्रा जारी रखो, जब तक कि पूरे प्रदेश में खबर न पहुंचा दो।
मनोहर, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। बुजुर्ग, मैं उत्तर दिशा में यात्रा कर रहा हूँ, तुम पूर्व तरफ जाओ। मनोहर, ठीक है। और उसके बाद बुजुर्ग ऊंट गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए और मनोहर ने सभी गांव वालों से शाम के वक्त इकट्ठा होने के लिए कहकर मंदिर की सीढ़ियों से होते हुए अपनी झोंपड़ी की तरफ चल दिए। इसी के साथ कहानी का अंत होता है।